तो हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था चैप्टर नंबर 7 और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है बाज़ार में एक कमीज। तो जल्दी से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे चैप्टर का नाम आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि चैप्टर के नाम से आपको आइडिया लग रहा होगा कि बाज़ार में एक कमीज, यानी कि बाज़ार में एक कमीज जो है वो कैसे बनकर पहुँचती है, तब हम बाज़ार से उसको ख़रीद पाते हैं। तो वो प्रोसेस देखने वाले हैं। तो हमारी एनसीईआरटी में कुछ स्टोरीज़ और कहानियाँ दी गई हैं। आप एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़िए। तो वहीं से यहाँ ये टॉपिक लिया गया है। करनूल में कपास उगाने वाली एक किसान है ना, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर एक छोटी किसान स्वप्ना, जो कि कुर्नूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान की है, उसकी घटना बताई गई है ना। तो कुर्नूल में रहने वाली एक छोटी किसान है, जो कि कुर्नूल का है, आंध्र प्रदेश में है। तो उसके बारे में यहाँ पे स्टोरी बताई गई है। यहाँ पर बताया गया है कि कपास की खेती करने में अधिक निवेश की आवश्यकता पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि, जिसके लिए छोटे किसान साहूकार व धनी किसानों से कर्जा लेकर जो है इसकी खेती करते हैं, तथा उन्हें उनकी लागत के अनुसार जो है लाभ अर्जित नहीं हो पाता है। छोटे किसानों के साथ अपना उत्पादन बेचने के लिए स्थायी बाजार व व्यापारी पर निर्भर रहना पड़ता है उन्हें। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो जो स्वप्ना थी, वो कपास की खेती करती है, लेकिन उसके लिए उसे अधिक पैसे लगाने पड़ते हैं खेती करने के लिए, जैसे कीटनाशक उर्वरक के लिए। लेकिन वो जब उनको बेचती भी है तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो हमेशा लॉस पर ही जाती है। और जो है उसको, या फिर अगर उसकी फसल अच्छी हो जाती है और उसको प्रॉफिट जो है कभी जल्दी अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको हमेशा कम ही प्रॉफिट होता है, क्योंकि उसको अपना सामान जो है बेचना पड़ता है। अपना कर्ज जल्द से चुकाने के लिए कम कीमत पर बेचने के लिए भी राज़ी हो जाती है वो अपने सामान को व्यापारियों को और स्थानीय बाज़ारों में, है ना। फिर नेक्स्ट स्टोरी हमारी यहाँ पे दी गई है, इरोड़ का कपड़ा बाज़ार। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार इरोड़ का कपड़ा बाज़ार लगता है, जो कि संसार के विशाल बाज़ारों में से एक है। इस बाज़ार में आसपास के गाँव में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी बेचा जाता है। बुनकर जो कि कपड़े बुनते हैं ना। बाज़ार के पास जो है कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं, जो इस कपड़े को ख़रीदते हैं। इस बाज़ार में बुनकर व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा तैयार कर लेते हैं, तथा यहाँ से कपड़ा देश विदेश में भी भेजा जाता है। तो ये इरोड़ का कपड़ा बाज़ार जो है तमिलनाडु में है, जो कि वीक में 2 बार लगता है, और यहाँ से देश विदेश में जो है वस्तुएं जाती हैं। यहाँ पर बुनकर जो है कपड़े बुनकर बेचते हैं, और यहाँ से कपड़े का व्यापारियों के लिए कार्यालय भी है एक, यहाँ से व्यापारी ख़रीदते हैं और बेचते हैं विदेशों में, है ना। फिर नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक हमारा दादन व्यवस्था। तो दादन व्यवस्था क्या है? इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देते हैं। बुनकर, जो कि अभी मैंने बताया था कि जो कि कपड़ों को बुनते हैं, तो व्यापारी जो होते हैं क्या करते हैं, बुनकरों के बीच में काम को बांट देते हैं। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और कपड़ा तैयार कर देते हैं। बुनकरों और व्यापारियों के बीच इस व्यवस्था को दादन व्यवस्था कहते हैं। तो ये थी दादन व्यवस्था। इस व्यवस्था से बुनकरों को 2 प्रकार के लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं? सूत खरीदने के लिए उनको अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है, और तैयार माल को बेचने की व्यवस्था पहले से ही रहती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, परंतु इस व्यवस्था में बुनकरों को कम लाभ अर्जित होता है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से व्यापारी पर निर्भर रहते हैं पैसों के लिए भी, तथा कम दाम में कार्यों को पूरा करते हैं। इस पूरी व्यवस्था में व्यापारी को जो है हमेशा ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है ना। तो हमने यहाँ पे देखा ये दादन व्यवस्था के बारे में, है ना। तो हम इसमें क्या था कि दादन व्यवस्था में जो बुनकर है वो व्यापारी से क्या लेता है, सूत ले लेता है, फिर उससे कपड़े को बुनता है, और इसमें ज़्यादा प्रॉफिट किसको होता है? हमेशा व्यापारी को ही होता है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना। तो यहाँ पे दिल्ली की भी एक स्टोरी बताई गई है, जहाँ पे जो वस्त्र है वो निर्यात किया जाता है। निर्यात यानी कि बाहर भेजा जाता है। व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा इन कारखानों में या फैक्ट्रियों में भेजता है। तो यहाँ पे जो व्यापारी होते हैं वो अपना कपड़ा बनाकर यहाँ की कारखानों या फैक्ट्री में बेचता है। फिर यहाँ से तैयार माल को अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में जो है निर्यात किया जाता है, इनकी भेजा जाता है। कारखानों से कपड़ों को कम दाम पर खरीदते हैं, और उसकी गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देते हैं। ये अपना लाभ अधिक कमाने के लिए कामगारों को न्यूनतम मजदूरी देते हैं। तो यहाँ पे फैक्ट्रियाँ होती है दिल्ली में, जहाँ पे जो है बहुत सारे लेबर होते हैं जो कि कपड़ा तैयार करते हैं, और फिर
जो व्यापारी अलग अलग आते हैं कई जगहों से, वो यहाँ से जो है इन फैक्ट्रियों से बड़ी मात्रा में थोक में जो है सामान ख़रीद के उनको अच्छी क्वालिटी के जो होते हैं कपड़े उनको यूएसए और यूरोप वगैरह में उनको निर्यात करते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज जो भारत से तैयार की गई थी उसकी कीमत बहुत अधिक रखी जाती है जिससे कि लाभ अर्जित किया जा सके। तो इंडिया से जो भी हमारी ये कमीज जो बनी थी इसको जो है हमेशा ज़्यादा कीमत पर बेचा जाता है ताकि हमको अधिक लाभ हो। फिर नेक्स्ट देखते हैं बाज़ार में लाभ कमाने वाले कौन हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बाज़ार मार्केट होती है, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उनमें किसको होता है। बाज़ार की एक श्रृंखला रुई के उत्पादन करता है, मतलब बाज़ार में थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, ऐसे कई व्यापारी हैं जो कि रुई का उत्पादन करते हैं और सुपर मार्केट के खरीदार से जोड़ देती हैं। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर ख़रीदना और बेचना होता है जिसमें कि बहुत सारे लोग अपना लाभ कमाते हैं। तो जो बाज़ार श्रृंखलाएँ होती हैं उसमें कई सारे व्यापारी आते हैं, कई तरीके के। किसी को जो है अपना वस्तु बनाने के लिए कच्चा माल लेना है तो वो व्यापारी आएगा, कोई फुटकर व्यापारी आएगा, कोई थोक व्यापारी आएगा जो कि ज़्यादा मात्रा में सामान लेगा क्योंकि उसकी बड़ी दुकान है। तो ऐसे कई तरीके के व्यापारी आते हैं और इससे जो है कई इन बाज़ार श्रृंखलाओं में जो काम करने वाले बाज़ार श्रृंखलाओं में जो लोग होते हैं उनको कई तरीके का लाभ होता है। और ये बाज़ार श्रृंखला ऐसे कर के इन व्यापारियों से और सुपर मार्केटों से जुड़ी होती है क्योंकि यहाँ से डेली बेसिस पर उनको सामान पहुँचाया जाता है। बाज़ार और समानता। विदेशी व्यवसायी ने बाज़ार में अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना में वस्तु निर्यातक का लाभ माध्यम का रहा। दूसरी ओर वस्तु निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से ही अपना रोज़मर्रा की ज़रूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके, परंतु कपास उत्पादक व बुनकर ने अधिक मेहनत की परंतु उन्हें मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिला। तो यहाँ पे बाज़ार और समानता का बताया गया है टॉपिक कि बाज़ार में समानता है कि नहीं। तो यहाँ पे नहीं है, हम देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो विदेशों में वस्तुएं भेजी जाती है उसमें हमेशा जो कि एक्सपोर्ट मतलब निर्यात कर रहा है उसी को हमेशा लाभ होता है, लेकिन जिसने उस कपड़े को तैयार किया उसको कम लाभ होता है हमेशा की तरह, क्योंकि वो उस व्यापारी पर निर्भर होता है पूरी तरीके। अभी हमने ये ऊपर देखा था, ये स्टोरी हमने अभी देखी थी इस वाले में दादन व्यवस्था में। तो दादन व्यवस्था में हमेशा व्यापारी को लाभ हो रहा था, लेकिन जो उस कपड़े को तैयार कर रहे थे वो पूरी तरीके से उस पर ही डिपेंड थे, तो उनको लाभ कोई तरीके का नहीं हो पा रहा था किसी भी तरीके का। नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बाज़ार में हर व्यक्ति समान रूप से नहीं कमाता है ना। फिर नेक्स्ट टॉपिक है जिनिंग मिल। जिनिंग मिल क्या है, ये भी हमारी बुक का टॉपिक है। वह फैक्ट्री जहाँ रुई के गोलों से 20 अलग किए जाते हैं। यहाँ पे रवि को दबाकर गट्ठर भी बनाए जाते हैं जो कि धागा बनाने के लिए भेजा जाता है। तो ये जिनिंग मिल है, यहाँ पे रुई का काम होता है। एक फैक्ट्री है एक टाइप की जहाँ पे जो है उस रुई से धागा भी बनाया जाता है। तो आप इसके बारे में और जो है अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हैं। तो यहाँ हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी।